गायत्री का खेल, जेल से बेल के खेल में फंस गए गायत्री प्रजापति। साथ ही वो महिला भी फंस गई जिसने पहले गायत्री पर लगाया था रेप का केस और फिर एक बयान में कह दिया कि गायत्री पापा जैसे हैं। और इसी बयान के बाद अखिलेश सरकार में खनन मंत्री रहे गायत्री प्रजापति की जमानत का रास्ता साफ हुआ था, लेकिन महिला के वकील ने दोनों पर गंभीर आरोप लगाते हुए केस दर्ज करा दिया है। इन सब लोगों ने साजिश रची थी सिर्फ मंत्री जी को लूटने के लिए। वो सपने में भी मेरे साथ गलत तो क्या बुरा सोच भी नहीं सकते। एक पिता पुत्री के संबंध है, मुझसे ही कहवाया गया कि उन्होंने गैंग रेप किया सब लोगों ने, क्योंकि ये राम सिंह लोगों के कब्जे में मेरी बेटी थी छोटी वाली। गायत्री प्रजापति केस में नया मोड़। वकील ने पीड़ित को ही बनाया आरोपी। पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज। गैंगरेप के मामले में जेल और फिर 2 महीने के लिए मिली बेल के दौरान इस केस में एक ऐसा मोड़ आ गया है जिसकी उम्मीद ना तो इस महिला ने की थी और ना ही गायत्री प्रजापति को होगी। जो वकील इस महिला के लिए कोर्ट में लड़ता था, गायत्री प्रजापति को जेल भिजवाया। आखिर इस महिला को आरोपी क्यों बना रहा है? अखिलेश सरकार में कद्दावर मंत्री रहे गायत्री प्रजापति और उन पर रेप का आरोप लगाने वाली महिला के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। 2016 में जब इस महिला ने गायत्री प्रजापति के खिलाफ रेप का आरोप लगाया तो पूरे प्रदेश में हंगामा मच गया। उस वक्त गायत्री प्रजापति अखिलेश सरकार के कद्दावर मंत्री थे और मुलायम सिंह के खास नेताओं में से एक। आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि महिला अब आरोपी गायत्री प्रजापति को पिता तुल्य बता रही है और जो वकील इंसाफ दिलाने के लिए कोर्ट में लड़ता था वो आज खटकने लगा है। ये एफआईआर खुद पीड़िता के वकील दिनेश चंद्र त्रिपाठी ने गाजीपुर थाने में दर्ज कराई है, जिसमें धोखाधड़ी, जालसाजी और जान से मारने की धमकी की धाराएं लगी हुई हैं। रेप पीड़िता के वकील दिनेश चंद्र त्रिपाठी ने धोखाधड़ी, जालसाजी के पुख्ता सबूत पुलिस को देने का दावा किया है। यही नहीं, आरोप लगाया गया है कि गायत्री प्रजापति ने रेप पीड़िता को करोड़ों की संपत्ति दी है और संपत्ति ट्रांसफर करने के लिए पुख्ता प्रमाण भी पुलिस को दिए हैं। गायत्री प्रजापति पर आरोप लगाने वाली महिला अब मामले में गवाह राम सिंह पर रेप का आरोप लगा रही है और इस मामले में केस भी दर्ज करा दिया है। केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने 5 सितंबर को राम सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में वकील दिनेश चंद्र त्रिपाठी महिला पर धोखाधड़ी का आरोप लगा रहे हैं। अब रेप पीड़िता के वकील ने आरोप लगाए हैं कि अपने बयान बदलने के लिए पीड़िता के नाम पर गायत्री प्रजापति ने करोड़ों की बेनामी संपत्ति ट्रांसफर की है। वहीं राम सिंह राजपूत को गिरफ्तार करने वाले 2 इंस्पेक्टर्स को लखनऊ पुलिस कमिश्नर ने सस्पेंड भी कर दिया है। कैमरामैन अनिल के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18, लखनऊ। यूपी के पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर करप्शन के भी गंभीर आरोप हैं, लेकिन गैंगरेप के मामले में जो मोड़ आया है वो चौंकाने वाला है। ये पूरा मामला किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। गायत्री का जेल जाना, फिर 3 साल पर बेल मिलना और जमानत मिलते ही गवाह की गिरफ्तारी की कहानी बहुत उलझी हुई है। इसे समझने के लिए पूरी कहानी को एक बार फिर देखना होगा। साल 2016 यूपी में अखिलेश यादव की सरकार थी और गायत्री प्रजापति सरकार में खनन मंत्री थे। उस वक्त गायत्री प्रजापति भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे थे। इसी बीच लखनऊ के गोमती नगर थाने में एक महिला गायत्री प्रजापति पर गैंगरेप का गंभीर आरोप लगाती है। चुनावी माहौल होने की वजह से ये मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा बन गया, लेकिन अखिलेश सरकार ने अपने मंत्री पर कोई एक्शन नहीं लिया। गायत्री प्रजापति से जुड़ा हुआ मामला पूरा फिल्मी है। 2016 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब चित्रकूट की एक महिला ने गायत्री प्रजापति पर रेप का आरोप लगाया था। एफआईआर दर्ज नहीं हुई। फरवरी 2017 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गायत्री प्रजापति और उनके साथियों के खिलाफ
रेप की गंभीर धाराओं में FIR दर्ज होती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केस तो दर्ज हो गया, लेकिन गायत्री प्रजापति की गिरफ्तारी नहीं हुई। गायत्री और उसके साथियों पर रेप और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में केस दर्ज था, लेकिन अखिलेश सरकार कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं थी। गंभीर आरोप लगने के बाद भी अखिलेश ने गायत्री के साथ चुनावी मंच शेयर किया। विधानसभा चुनाव होने की वजह से बीजेपी ने इस मामले को जोर शोर से उठाया और गायत्री की गिरफ्तारी की मांग शुरू कर दी। बीजेपी के निशाने पर थे अखिलेश यादव। एक रैली में अमित शाह ने कहा कि यूपी में बीजेपी की सरकार आती है तो गायत्री प्रजापति पाताल में भी छुपा होगा तो उसे ढूंढ निकाला जाएगा और गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। 11 मार्च 2017 को विधानसभा चुनाव के परिणाम आए। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। फिर क्या था, चुनावी रैली में अमित शाह ने जो कहा था वही हुआ। अभी मुख्यमंत्री पद की शपथ भी नहीं हुई थी, इससे पहले 15 मार्च को गायत्री प्रजापति गिरफ्तार हो जाता है। फिर 19 मार्च को योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार शपथ लेती है। लेकिन मार्च में गिरफ्तार गायत्री प्रजापति को 1 महीने बाद यानी अप्रैल में कोर्ट ने जमानत दे दी। मामला इतना बड़ा था कि गायत्री की जमानत सुर्खियां बन गई। जमानत देने वाले जज ने रिटायरमेंट से 4 दिन पहले ये फैसला दिया, लेकिन हाई कोर्ट ने आदेश को रद्द कर दिया। 15 मार्च 2017 को गायत्री प्रजापति गिरफ्तार होते हैं और 3 सितंबर 2020 को उनको जमानत मिलती है। इस बीच जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो रेप पीड़िता अपने बयान से पलट जाती है और कहती है गायत्री प्रजापति के साथ उनके पिता पुत्री जैसे संबंध हैं। जब एक पिता पुत्री के रिश्ते को इन लोगों ने बदनाम किया है, गायत्री प्रसाद प्रजापति से जो मेरे पिता से रिश्ता है वही मेरा मंत्री जी से रिश्ता है। मेरे साथ घटना हुई थी, कानपुर का आशीष शुक्ला है, रामकृष्ण गेस्ट हाउस में घटना हुई थी। घटना सत्य थी, लेकिन इंडियन राम सिंह ने और इसके साथियों ने मिलकर उनको साजिशन फंसाया था, मंत्री को, गायत्री प्रसाद प्रजापति को और उनके साथियों को। और मेरी बेटी को इन लोगों ने बंधक बना लिया था एम्स में, जबकि उसको कोई बीमारी नहीं थी। उसको पागल खाने में डाल दिया था। 2-3 महीने उसको बिल्कुल निकलने नहीं दिया था। और हमको यही कहा गया था कि मतलब जो हम कहेंगे वही बोलना पड़ेगा, क्योंकि हमारी बच्ची को खतरा था। महिला के बयान के बाद कोर्ट में अब मामला पलट गया और जो इस केस में गवाह था उसी पर महिला ने आरोप लगा दिए। और इस मामले के गवाह राम सिंह राजपूत पर ही रेप का आरोप लगाती है। 3 सितंबर को गायत्री प्रजापति को बेल मिलती है और 5 सितंबर को राम सिंह राजपूत गिरफ्तार हो जाता है। महिला का आरोप है कि मेरी शिकायत के बगैर केस दर्ज किया गया था। गायत्री प्रजापति पर लगाए गए आरोप गलत हैं। गवाही दे दिया है, मेरी गवाही हो गई है कि गायत्री प्रसाद प्रजापति जो मंत्री जी हैं, जो मेरे पिता का रिश्ता है वही एक पिता पुत्री का संबंध है और मेरे साथ ना कोई गैंग रेप हुआ है। ये बताइए, उसमें जुलाई की घटना बताई है कि मेरे साथ गैंग, जबकि 13 जुलाई से 23 जुलाई तक मैं राम सिंह के साथ चरण होटल में थी। मैंने सारे कागज दिए हैं कोर्ट को। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये फर्जी FIR जो की गई हैं उसमें मेरे दस्तखत ही नहीं है। सही। हमने तो चैलेंज किया ना कोर्ट को कि आप दस्तखत जांच करा लीजिए, मेरा नार्को टेस्ट करवा लीजिए। अब इससे ज्यादा क्या सफाई दूं मैं। इस मामले में पीड़िता की बेटी के बयान भी पीड़ित के तौर पर दर्ज हुए, जो गायत्री प्रजापति के पक्ष में है। महिला का आरोप है कि उसकी बेटी को कब्जे में लेकर दबाव बनाकर गलत बयान दिलवाया गया और उसके पीछे गवाह राम सिंह का हाथ बताया जा रहा है। गायत्री प्रजापति जैसे ही 3 सितंबर को 2 महीने के लिए जमानत पर बाहर आते हैं, उसके ठीक 2 दिन बाद 5 सितंबर को गवाह राम सिंह गिरफ्तार हो जाता है, जबकि राम सिंह के खिलाफ दिसंबर 2019 में मुकदमा लिखा गया था। रेप के मामले में इतना उलट-पुलट होने के बाद पीड़ित के वकील ने पीड़िता को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। जो वकील महिला को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रहा था, उसने महिला पर ही केस दर्ज करवा दिया है, जिसके बाद से मामला पलट गया है। वकील ने आरोप लगाया है कि महिला अपने नाम प्रॉपर्टी लिखवाने के बाद वकील को ही धमकाने लगी थी। यही नहीं, बयान से पलटने के बाद आरोप है कि गायत्री प्रजापति जेल से ही धमकी देने लगा था। साथ ही वकील ने यह भी आरोप लगाया कि शुरू में महिला ने गायत्री के खिलाफ शपथ पत्र लिखवाया था, जिसके आधार पर गायत्री की जमानत खारिज हो गई थी और बाद में कहने लगी कि अब गायत्री के पक्ष में शपथ पत्र दीजिए ताकि वो जेल से छूट जाए। वकील ने अपनी शिकायत में लिखा है कि जब उसने पीड़िता से गायत्री के पक्ष में हलफनामा न देने को कहा
तो पीड़िता ने फीस न देने और रेप के मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। इसके बाद मार्च 2019 में अखबारों में उसके खिलाफ खबर भी छपवाई। वकील ने शिकायत पत्र में ये भी लिखा है कि जब भी वो महिला के पास जाता था, गायत्री प्रजापति के लोग उसे प्लॉट देने की बात करते थे। होटलों में और आने जाने का खर्चा भी देते थे। यही नहीं, 2 बेनामी प्लॉट और 2 मकान भी दिए हैं। अब सवाल ये है कि क्या पैसे के दम पर गायत्री प्रजापति ने पीड़िता को बरगलाया है? क्या पीड़िता ने किसी दबाव में आकर अपना बयान बदला है? क्या सचमुच वकील के पास ऐसे दस्तावेज हैं जो साबित करते हैं कि पैसे लेकर पीड़िता अपने बयान बदल रही है? अब वकील की तहरीर पर इस मामले में एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है। अब देखना होगा ये केस किस करवट बैठता है। कैमरामैन अनिल के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे क्या चीन के J-20 पर भारी पड़ेगा रफाल। खंड के कोने कोने से लंबे इंतजार के बाद आखिर वायुसेना में महाबली रफाल शामिल हो गया है। अंबाला वायुसैनिक अड्डे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले की मौजूदगी में रफाल भारतीय वायुसेना का हिस्सा बन गया। रफाल वायुसेना के 17वें स्क्वाड्रन गोल्डन एरो का हिस्सा हो गया है। महाबली रफाल के शामिल होने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुश्मन देशों को चेतावनी दी और कहा कि पूरी दुनिया, खासकर हमारी संप्रभुता की ओर उठी निगाहों के लिए एक बड़ा और कड़ा संदेश है। चीन के लिए चुनौती, पाकिस्तान का काल रफाल। ये विमान ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड हैं और ये विमान जो है मल्टी रोल कम्बैट एयरक्राफ्ट हैं जो कि हर तरीके के फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें कि एयर टू एयर स्ट्राइक हो या एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक हो, एंटी शिप स्ट्राइक हो, इन डेप्थ स्ट्राइक हो और न्यूक्लियर वेपन्स को कैरी करके उन्हें सटीक तरीके से डिलीवर करने की जो उनकी क्षमता होती है, उसकी वजह से भी ये बहुत ही खास होते हैं। क्या चीन के J-20 पर भारी पड़ेगा रफाल? क्या अमेरिका के F-16 से भी ताकतवर है? अमेरिका ने अपने अत्याधुनिक विमान F-16 पाकिस्तान को दिया है। दावा है कि इसका कोई तोड़ नहीं है, लेकिन इस दावे में कितना दम है आज हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि रफाल के मुकाबले के लिए चीन ने जिस J-20 को हमारी सीमा के पास तैनात किया है, उसमें कितनी ताकत है। हाल के दिनों में चीन कई मौकों पर J-20 की ताकत की नुमाइश करता रहा है। उसका दावा है कि J-20 विमान रफाल के मुकाबले काफी ताकतवर है, लेकिन सच को जरा ध्यान से समझिए। तो चाइना के पास J-17 जो विमान है, J-20 विमान है, उसको वो रफेल की बराबरी का बताता है और उसी तरीके से पाकिस्तान J-17 जो उसको चाइना के द्वारा दिया गया है और F-16 विमान जो कि अमेरिका का विमान है, जो पाकिस्तान को एक तरीके से मुशर्रफ ने धोखे से छल करके अमेरिका से लिया था, उसको वो रफेल के टक्कर का बताते हैं। लेकिन जो रफेल विमान है वो अपनी कैपेबिलिटी को प्रूव कर चुके हैं, जबकि जो चाइना का जो J-20 विमान है वो अभी ऑन द पेपर ही है। आपकी टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं, एक रफाल तो दूसरा चीन का J-20। रफाल जब एक बार उड़ान भरता है तो 3700 किलोमीटर की दूरी तक जाकर हमला करता है और फिर लौट आता है, जबकि चीन का J-20 का कॉम्बैट रेडियस सिर्फ 3400 किलोमीटर है। कॉम्बैट रेडियस उस एरिया को कहते हैं जहां तक एक विमान हमला कर लौट सकता है, यानी रफाल 3700 किलोमीटर की दूरी तक हमला कर वापस लौट सकता है और चीन का विमान 3400 किलोमीटर तक ही ये वार कर सकता है। यहाँ पर J-20 पर रफाल भारी दिखाई दे रहा है।
रफाल और J-20 से ज्यादा दूरी तक F-16 मार करता है। इसका कॉम्बैट रेडियस 4200 किलोमीटर है, लेकिन रफाल में कई ऐसी चीजें हैं जो F-16 पर भारी पड़ जाती हैं। रफाल के पास मिसाइल दागने की बेजोश क्षमता है और कई मौकों पर इसने ये कारनामा कर दिखाया है। रफाल की मीटियोर मिसाइल हवा से हवा में 150 किलोमीटर की रेंज में हमला कर सकती है, तो वहीं अमेरिकी F-16 की मिसाइल एमराम का रेंज 100 किलोमीटर है।